was the snap out moment? When did you? There were lots of times. I've had a lot of these moments when I said, that's it, I have to say my truth. But and people stop me. But you held back. In that state of mind, to come out and talk was not advisable. कंगना के सिली एक्स वाले स्टेटमेंट से काफी ज्यादा बवाल मच गया, जिसके बाद मीडिया ने कंगना और ऋतिक के एलिज अफेयर को कंफर्म ही डिक्लेयर कर दिया। और ये ड्रामा सबसे ज्यादा तब एक्सप्लोड हुआ जब कंगना आपकी अदालत पे गई और लिटरली उनकी फिल्म का गाना और सारी की सारी जनता ऋतिक पे थू थू करने लगी। देखो तो लड़की को शादी के प्रपोज करके मुकर गया। ये तो सारे नेपोटिज्म वाले ऐसे ही होते हैं। हमारी कंगना तो क्वीन है और दूसरी साइड का आर्गुमेंट कौन ही सुनेगा। मगर सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने ऋतिक का साइड जाके सुना। और फाइनली जब कंगना ने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया मीडिया पे, तो ऋतिक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो भी जाके अपना पक्ष रखेंगे। और फाइनली ऋतिक ने जाके इंटरव्यू दिया अर्नब गोस्वामी को, वो भी इंग्लिश में। कुछ भी सर जी रजत शर्मा को ही दे देते यार हिंदी में, या फिर बियर बाइसेप्स को, पर नहीं, वो तो इंग्लिश में मुंडी हिलाता है। I mean, हिलाता नहीं है। इस एक्सट्रीमली लॉन्ग इंटरव्यू में ऋतिक ने फाइनली अपना पॉइंट रखा, जहां पे उन्होंने बताया कि ऋतिक और कंगना के बीच कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, और कंगना ने ये सारी कहानी अपने मन में बनाया और मीडिया में जाके बताया सिर्फ और सिर्फ ऋतिक को बदनाम करने के लिए। और उन्होंने ये बताया कि कंगना और ऋतिक ने सिर्फ और सिर्फ 2 फिल्म्स की है, और जब क्रिश 3 के लिए कंगना को अप्रोच किया गया तो कंगना ने मना इसलिए किया था क्योंकि उनका डर था कि उनका ये साइड कैरेक्टर रोल मूवी से कट हो जाएगा। You had gone on to say in a recent interview that you pleaded with her to sign Krish 3 for 6 months. My father had an idea. He approached Kangana. She had a feeling that maybe her role, it might get cut off because she's not the lead. Took some convincing, where my father then gave her an entire narration of the entire film. And eventually, I don't think it was 6 months, maybe a week or 2, eventually she understood and she gave me. I was not involved. तो कंगना का 6 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे फिल्म में साइन करवाने के लिए वाला स्टेटमेंट गलत है। वहीं पर ऋतिक ने ये बताया कि कंगना क्रिश 3 के प्रमोशनल इवेंट पे काफी ज्यादा पी रखी थी और वो ऋतिक से आके बातें करना चाहती थी, मगर ऋतिक बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो जाके सोना चाहते थे। मगर कुछ देर बाद कंगना उनके डोर पे आके नॉक करने लगी, जिसके लिए ऋतिक ने रंगोली को कॉल किया। कंगना ने ये भी मीडिया में जाके बताया कि उनकी और ऋतिक की जो भी बातें होती थी वो ईमेल्स पे होती थी, और ये सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा रोमांटिक और इंटीमेट होती थी। मगर ऋतिक ने ये बताया कि 2014 में जब वो करण जौहर की पार्टी में कंगना से मिले तो उन्हें पता चला कि कंगना किसी इम्पोस्टर से बात कर रही है। इनफैक्ट इस इम्पोस्टर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। मतलब एंजल प्रिया वाला सीन हो गया। नहीं, ऋतिक ने उस पार्टी में फिर अपना असली ईमेल आईडी कंगना को दिया और उसके बाद कंगना कॉन्स्टेंटली ऋतिक को मैसेज करने लगी। इनफैक्ट वो उन्हें अब्यूज तक करने लगी। I started to read the messages that she sent last night, which was from 4 a.m. in the night to 5 a.m. and they were all Hindi and they were all abusive. As I said, I thought maybe somebody has got hold of a phone and is playing a prank. Saying what essence? What was the sum and substance of it? I can't mention. Just abusing it. Abusing. जिस बात पे ऋतिक थोड़े कंसर्न तो हुए, पर बाद में कंगना को इग्नोर करने के लिए उन्होंने उनका ईमेल स्पैम में डाल दिया। ऋतिक ने क्लेम किया कि कंगना अपने मन में ही इसे रिलेशनशिप मान बैठी थी, और जब वो सिली एक्स वाला स्टेटमेंट आया तो उसके बाद मीडिया ऋतिक पे सवाल उठाने लगी, जिस पे फाइनली ऋतिक ने जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल किया। उन्होंने एज अ प्रूफ वो सारी मेल्स पुलिस को प्रेजेंट किया, जिसमें कंगना काफी ज्यादा रोमांटिक बातें करती थी, अपने लाइफ के बारे में बताती थी, इंक्लूडिंग कैसे कि बचपन से कंगना ऋतिक को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, और साथ में कंगना ने कुछ एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस भी भेजे थे, जिस पे ऋतिक ने एक भी रिप्लाई नहीं किया था। इसके बाद कंगना और उनकी बहन रंगोली ने ये क्लेम किया कि ऋतिक ने उनका ईमेल आईडी हैक किया और सारे मैसेजेस खुद को भेजे 2014 में, और वेल 2016 में पुलिस के पास जाके ये प्रूफ प्रेजेंट किया। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने वहीं पे कंगना के साइड से एक और क्लेम आया था कि ऋतिक ने कंगना को पेरिस में एक रिंग दे के प्रपोज किया था शादी के लिए। पर ऋतिक के लॉयर्स ने ये प्रूफ प्रेजेंट किया कि जिस टाइम पे कंगना क्लेम कर रही है कि ऋतिक पेरिस में थे, उस टाइम पे ऋतिक इंडिया में थे और पासपोर्ट पे कोई भी पेरिस का स्टैम्प ही नहीं था। I didn't even leave the country in January 2014. I was in the country from Jan, Feb, March. You didn't go to Paris. I did not go to Europe. तो ये क्लेम भी झूठ
झूठा ही निकला। ऋतिक से जब पूछा गया कि उन्होंने कंगना को डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं किया तो उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने उन्हें साफ मना किया था कि इस केस में सामने वाली पार्टी को कांटेक्ट ना करे, क्योंकि ऋतिक यहाँ पे स्टॉकिंग का शिकार थे और इंडिया में आदमी पे स्टॉकिंग करने के अगेंस्ट कोई भी रूल नहीं है। इसीलिए ऋतिक को इस केस में सबने बहुत ज्यादा संभल के रहने को कहा। ऋतिक की साइड से एक और आर्गुमेंट रखी गई कि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो फिर इन दोनों की साथ में कोई भी फोटो क्यों नहीं थी। जो फोटो प्रेजेंट किया गया वो फोटो फोटोशॉप निकला, जहाँ पे ये सारे लोग बॉलीवुड मूवीज के पोस्टर्स को रिक्रिएट कर रहे थे फॉर फन, क्योंकि वेल ये लोग ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलते, कुछ ज्यादा चीजें रिवील हो जाएगी ना। इस इंसिडेंट के बाद लोग काफी बट गए और लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लोगों को कभी कंगना का साइड सही लग रहा था तो काफी लोगों को ऋतिक का साइड सही लग रहा था और धीरे धीरे लोग अब ऋतिक के साइड आते जाते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर इस केस का क्या हुआ। मुंबई पुलिस ने फाइनली इस केस का फाइनल रिपोर्ट फाइल किया, जिसमें कंक्लूजन था नील, क्योंकि अब मुंबई पुलिस भी इस ड्रामे का कोई कंक्लूजन नहीं ढूंढ पाई। ये बात तो आज तक कभी छुपी नहीं कि कंगना करण जौहर से बहुत ज्यादा ही प्यार करती है। तो अगर तुम किसी काली गुफा में रहते हो या फिर सर्टेन स्टेट्स में जहां पे इंटरनेट नहीं है तो तुम्हें पता ही होगा कि कंगना चाहे इंटरनेट पे हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो करण जौहर को बैश करने से पीछे नहीं हटती। Who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? और इस चीज की शुरुआत हुई 2017 के कॉफी विद करण के उस एपिसोड से, जिसने हंगामा क्रिएट कर दिया। कॉफी विद करण के इस एपिसोड में गेस्ट स्टार थे कंगना रनौत और सैफ अली खान। दोनों अपनी फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए आए थे। शो काफी फन सा जा रहा था और चीजें काफी स्मूथली चल रही थी, अनटिल कंगना ने करण पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी इंग्लिश का बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने उसके बाद एक ऐसा वर्ड बोला जो आज भी इस इंडस्ट्री को हॉन्ट करता है, नेपोटिज्म। Biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty. Yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा ही हंगामा मच गया और लोग बॉलीवुड को कॉन्स्टेंटली ट्रोल करने लगे और साथ में करण जौहर लेफ्ट राइट ट्रोल होने लगे और आज तक उन्हें ये वर्ड हॉन्ट करता है। और जिन्हें भी नेपोटिज्म का मीनिंग नहीं पता था वो अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर करते हुए नेपोटिज्म को गाली दे रहे थे। इसके कुछ हफ्ते बाद करण जौहर ने LSE में अनुपमा चोपड़ा को एक इंटरव्यू देते हुए ये स्टेटमेंट दिया। When she says flag bearer of nepotism, I just want to say I'm glad she knows what it all means. Because what is nepotism? That am I working with my nephews, nieces, daughters, sons? And what about those 15 filmmakers who are not from the film industry who have launched and put into movies? Because what does she think we're doing? Sitting and not giving her work? Is that what makes us mafia? No, we do that because by choice. That doesn't make me movie mafia. It makes me a man with an opinion. जहां आईफा 2017 में करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन स्टेज पे नेपोटिज्म रॉक्स चिल्लाते हुए दिखे और साथ में ये वाला लाइन, You became an actor because of your talent. I think it was because of your papa. Saifu, you're also here because of your mama. करण के फिल्म में गाना था ना, बोल चूड़िया बोल कंगना, कंगना ना बोले तो बेहतर है। लेकिन इसके बाद करण जौहर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका ये बिहेवियर बहुत ज्यादा गलत था और वो अब से कंगना के अगेंस्ट कभी भी ऐसे जोक्स और स्टेटमेंट कभी पास नहीं करेंगे। लेकिन कंगना इसके बाद रुकी नहीं और वो कॉन्स्टेंटली करण जौहर को हर जगह ट्रोल करने लगी। इनफैक्ट वो करण जौहर को आज भी मूवी माफिया कहती है। इसके बाद करण जौहर और कंगना के रिश्ते खराब हो गए और कोई भी पब्लिक इवेंट पे दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते ही दिखे। कंगना आज भी करण जौहर को इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर एक्स पे ट्रोल करने से रुकती नहीं। रिसेंटली जब करण जौहर से एक्सप्रेस अड्डा पे कुछ सवाल पूछे गए तो वहां पे करण जौहर ने ये कहा, Following real life events that the Indian Express has played a significant role or actually uncovered the story, which will you pick? Panama Papers, Bofors or Emergency? The emergency is already being made, right? I'm excited to watch it. मगर इसके बाद भी कंगना रुकी नहीं और कंगना ने ये ट्वीट किया कि लास्ट टाइम जब उनकी फिल्म मणिकर्णिका आ रही थी तब भी वो एक्साइटेड थे, लेकिन कंगना ने ये ब्लेम डाला कि मूवी माफियास ने मूवी को हैक किया, उनके अगेंस्ट कैंपेन्स चलाया और उन्होंने उनके फिल्म के एक्टर्स को पैसे दिए उस फिल्म को साबोटाज करने के लिए। और अब सेम स्टेटमेंट इमरजेंसी के लिए आया है, जिसके लिए कंगना बहुत ज्यादा ही कंसर्न है। लेकिन मणिकर्णिका के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और एवरेज रिस्पॉन्स का कुछ अलग ही रीजन था।
2019 में कंगना की फिल्म आई मणिकर्णिका। ये फिल्म थी रानी लक्ष्मीबाई पे और ये फिल्म 100 करोड़ के अंदर के बजट में बना था, बट अपेरेंटली ये फिल्म का बजट बढ़ गया और इस फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन था 92 करोड़। ओवरऑल फिल्म का रिस्पॉन्स एवरेज था, लेकिन कंगना ने इसके लिए ब्लेम डाला मूवी माफियाज पे। उन्होंने ये क्लेम किया कि मूवी माफियाज ने उनके एक्टर्स को पैसे दिए उनकी फिल्म को सैबोटाज करने के लिए, पर रियलिटी बैकग्राउंड में कुछ अलग ही चल रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे क्रिश, ये वाले नहीं, हाँ ये वाले। क्रिश ऑलरेडी साउथ के एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड फेमस डायरेक्टर है और उन्हें फिल्म कंचे के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला। क्रिश को जब इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने एक साल लिटरली इस फिल्म के रिसर्च पे डाला। इवन उनके को-स्टार सोनू सूद उनके विजन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन और एडिटिंग पूरा करवा दिया था। लेकिन कंगना इस वर्जन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आरोप ये लगा कि कंगना अपने सीन्स ज्यादा चाहती थी फिल्म में। वो खुश नहीं थी कि बाकी सारे को-स्टार्स के सीन्स ज्यादा थे या फिर इम्पैक्टफुल या फिर उनके कैरेक्टर्स उन्हें ओवरपावर कर रहे थे। और कंगना ने क्रिश को ये तक कह दिया कि उनका वर्जन लिटरली किसी भोजपुरी फिल्म जैसा लग रहा है। डायरेक्टर क्रिश ने अपना सारा काम किया, वो कुछ टाइम के लिए एनटीआर की बायोपिक को शूट करने के लिए चले गए। इसी दौरान कंगना ने प्रोड्यूसर्स को कन्विंस कर लिया फिल्म को काफी हद तक रीशूट करने के लिए, इंक्लूडिंग हर एंट्री सीन। और कंगना लिटरली डायरेक्टर चेयर पे जाके बैठ गई और कंगना ने लिटरली अतुल कुलकर्णी और मिष्टी चक्रवर्ती के काफी सारे सीन्स भी कट कर दिए और कंगना ने लिटरली मूवी में काफी सारे सीन्स ऐसे डलवा दिए जो डायरेक्टर क्रिश के विजन में बिल्कुल भी नहीं था। जब मूवी का टीजर आया था तो डायरेक्टर क्रिश को उनका प्रॉपर क्रेडिट मिला, लेकिन जैसे ही मूवी का ट्रेलर आया तो कंगना का नाम ऊपर था और उनका नाम सेकंड रखा गया था डायरेक्टर क्रेडिट में। डायरेक्टर क्रिश ने ये ब्लेम डाला कंगना पे कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को हाईजैक करके उनका क्रेडिट छीन लिया। When watching the first edit, the first comment, she told, "Arey, Sonu Sood is too overpowering, too focused on herself. But it's all I want. Okay, where is my stuff, kind of thing." June में she praised everything just before the entire film, and when she wants to take a credit, no, जो आपने किया वो अच्छा नहीं है, मैं I made it better. So she reduced the value of the film. और जो भी क्रू मेंबर डायरेक्टर क्रिश के विजन को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें कंगना ने फायर कर दिया और इन सारे ड्रामा का रिजल्ट रहा सोनू सूद का इस मूवी को छोड़ देना। सोनू सूद इस फिल्म में सदाशिव राव का रोल करने जा रहे थे और उनके इस कैरेक्टर से रिलेटेड काफी सारे फोटोज भी रिलीज हुए, मगर कंगना सोनू सूद के रोल के इम्पैक्ट से और उनके रोल के लेंथ से काफी ज्यादा खुश नहीं थी और डायरेक्टर क्रिश के एब्सेंस में उन्होंने सोनू सूद के घर पे जाके उन्हें कहा कि वो सीन्स को रीशूट करना चाहती है। सोनू सूद ने ये बताया कि उनका रोल मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उनका रोल सेकेंड हाफ तक था, लेकिन कंगना ने उनका रोल कट करके फर्स्ट हाफ तक लिमिट कर दिया। Then Sonu Sood called and they said there are some changes and Kamal Jain and Kangana are coming to my house there to explain something. I didn't know that they are going with that agenda of cutting that character. So they came and after that in the night Sonu Sood called, "Ye kya ho raha hai sir? I will be in the first half only, second half I won't be there. But why she is coming and telling that I will direct?" He asked her, "Why is Krish not here?" No, he is shooting in NTR and he told us to speak to you. That's the only conversation it happened basically. कंगना चाहती थी कि सोनू सूद जल्दी से जल्दी मणिकर्णिका के रीशूट्स के लिए अवेलेबल रहे, लेकिन उस टाइम पे वो सिम्बा के शूट में बिजी थे और वो ऑलरेडी वहां पे डेट्स दे रखे थे और उन्होंने फाइनली कंगना से ये कह दिया कि आइदर वो वेट कर ले या फिर किसी और को लेके उनके पार्ट शूट करवा ले। जिसके बाद सदाशिव राव का रोल गया ज़ीशान आयुब के पास, लेकिन ये रोल मूवी में बहुत ज्यादा लिमिटेड था और इम्पोर्टेंट नहीं था। कंगना से जब पूछा गया कि सोनू सूद मूवी छोड़ के क्यों चले गए तो कंगना ने ये कहा कि सोनू सूद एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते और उनमें बहुत ही ईगो है। व्हाट? जिस पे सोनू सूद का ये रिस्पॉन्स था, Obviously, if you talk about a women director, obviously I've worked with Farah Khan, so that question doesn't arise. वैसे नहीं करना चाहिए था। डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सी फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और फिल्म को बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिस्पांस मिला और वेल कंगना मणिकर्णिका के एवरेज रिस्पांस के लिए लोगों को ब्लेम करती हुई दिखी। उन्होंने लिटरली करण जौहर पे ब्लेम डालते हुए ये कह दिया कि उन्होंने उनके प्रोजेक्ट को सैबोटाज किया है। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है और फिल्म को क्रिटिसाइज करना was equal to criticizing रानी लक्ष्मीबाई। What? और ये सारी कंट्रोवर्सी कुछ महीने में खत्म हो जानी ये थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में और आग तब पकड़ा जब अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रमोशन के लिए गई, जहां इस फिल्म के प्रमोशन के लिए हो रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्हें वहां पे दिख गए जर्नलिस्ट जस्टिन राव और अचानक से
कंगना जस्टिन की तरफ पलट के ये कह दी, जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार. It's not fair for you to sit on that You are bashing my film Manikarnika. You are calling me a jingoistic woman who's Kanna, making a film on nationalism. Is it my Kanna, if I- mistake? Okay, please, can we? Okay, please. Okay, please. तो ये था पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हारा क्या ख्याल है इन सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में? वेल मैं तुम्हारा ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। और तुम्हें क्या लगता है इन सारे कंट्रोवर्सीज में कौन सही है कौन गलत है? एंड अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारे सोशल हैंडल्स, हम मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ